राधा के रंग कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग में रंग दो दुनिया सारी। ये रंग ना जाने कोई मजहब ना कोई बोली, शुभकामना हो आपको खुशियों भरी होली। होली से पहले हमारे साथ हैं उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। आइए बात करते हैं हरीश रावत से। सबसे पहले तो हरीश रावत से होली की शुभकामनाएं लेंगे और दूसरी बात, उत्तराखंड में आगामी 2027 को विधानसभा चुनाव भी संपन्न होना है, लेकिन कयास यह लगाया जा रहा है कि 2027 से पहले यानी नवंबर 2026 में ही विधानसभा चुनाव संपन्न करा दिया जा सकता है। इससे पहले यदि बात करें तो अभी बजट सत्र भी आहूत होना है जो गैरसैंण में होना है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता हरीश रावत से बातचीत करके उनका पक्ष जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके टीवी के माध्यम से सभी उत्तराखंड वासियों को, देशवासियों को होली जो उत्साह, उमंग, रंग, सौहार्द, भाईचारे, प्रेम, स्नेह का त्योहार है, उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रंग सबके होते हैं, उल्लास, उमंग सबके जीवन में आए, इसकी हम कामना करते हैं। बस हमारे मनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आखिर त्योहार तो त्योहार ही है। अब त्योहार के रंग से, होली के रंग से थोड़ा सा निकलकर सर यदि हम आगे की बात करें चुनाव की, तो 27 में विधानसभा चुनाव होना है। इसमें हरीश रावत की क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि पार्टी से यदि देखा जाए तो पार्टी के पदों पर अभी तक हरीश रावत को कोई कुछ रखा नहीं गया है, तो हरीश रावत की भूमिका ऐसा कुछ नहीं है। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ ये, और पार्टी जहाँ उपयोग समझेगी अपने कार्यकर्ता को काम सौंप देगी, वो काम मैं पूरा करूँगा। और फिर एक काम तो स्वाभाविक रूप से हम सब तक आता है, उसके लिए किसी के आदेश की आवश्यकता नहीं होती है कि आपको पार्टी को मजबूत करना है और पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको जिताने के लिए काम करना है। तो ये तो हर पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता का कर्तव्य है, तो वो मैं अपने उस कर्तव्य को पूरा करूँगा। यहाँ ये जो बात है कि जिन पदों की बात की जा रही है, मैं उन पदों के लिए न अभिलाषी था, और मैं समझता हूँ आखिर जो नई जनरेशन के हमारे नेता है, न लोग हैं, अब उनका काम है ना, उनको अपना काम करने दिया जाना चाहिए। तो उस पर ये हरीश रावत को क्यों नहीं काम सौंपा गया, ये प्रश्न अनावश्यक उठाया जा रहा है। तो सर, यदि बात की जाए कि 27 में हरीश रावत की भूमिका पर, तो आप एक वरिष्ठ नेता हैं। आप यदि उत्तराखंड के तमाम नेताओं की बात की जाए तो आप उन सबसे बड़े नेताओं में से आते हैं, चाहे भाजपा की बात करें चाहे कांग्रेस की, जो नेशनल लेवल पर राजनीति करते हैं। आप केंद्र में भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा जो आपके को नजरअंदाज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं खटकती ही होगी यह बातें। मैं ऐसा कहीं कोई नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप चुनाव आने दीजिए ना, तब। और क्या इस समय आपको मैं सक्रिय नहीं लगता? क्या मेरी सक्रियता में किसी तरीके की कमी आई है? या जो विपक्ष धर्म निभाने में एक पैनापन होना चाहिए, क्या वो पैनापन मेरे बयानों में, मेरी बातचीत में, या इस सरकार के खिलाफ जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाने में कोई कोताही दिखाई दे रही है? यदि नहीं दिखाई दे रही है तो इसका अर्थ है कि ये जो बातें कही जा रही है उसका हरीश रावत की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, और हरीश रावत कांग्रेस के एक परिस्थिति लगा लीजिए वरिष्ठ कार्यकर्ता के तौर पर अपनी भूमिका अदा कर रहा है और आगे भी अदा करता रहेगा। रावत जी, यदि बात करें, जो नेता जितना अच्छा काम करते हैं तो चर्चाएं भी उतनी ही होती है,
यदि बात की जाए मुस्लिम तुष्टीकरण की, राजनीति का आपके ऊपर लगातार आरोप लगा था 22 के भी चुनाव में, 27 के भी चुनाव से पहले यदि देखा जाए तो एआई वीडियो के माध्यम से भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा। आप इसका जवाब भी दे रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि बार बार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने से कहीं आपकी छवि किसी एक वर्ग विशेष के लिए तो नहीं बढ़ती जा रही है? ये भाजपा का प्रयास है ना, और मैं लगभग 60 साल से, ये 60वां वर्ष है मेरा सक्रिय राजनीति में, और मेरा राजनीतिक आचरण लगभग यही है। और दूसरी बात यह है, मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत वहां से की है, उन क्षेत्रों से की है जिन क्षेत्रों में मुस्लिम भाई कहीं एक दो परिवार हैं, और वहाँ ये मुस्लिम हिंदू, वहाँ तो सब हिंदू हैं, 99.95% हिंदू लोग हैं। जब मैंने अपने राजनीति के प्रारंभिक जीवन को वहाँ से प्रारंभ किया, और जिस रास्ते पर आज मैं चल रहा हूँ, जो मेरी आज सोच है, वही सोच उस समय थी। तो इसका अर्थ है कि तुष्टीकरण के इन आरोपों ने, इन प्रचारों ने मेरे पर कोई असर नहीं डाला है। मेरी राजनीतिक यात्रा पे भी कोई असर नहीं डाला है। हाँ, इस समय थोड़ा सा ध्रुवीकरण बढ़ा है। भाजपा और आरएसएस अपने लगातार प्रयासों के बाद एक ध्रुवीकरण करने में कुछ सीमा तक सफल होती दिखाई देती है, कुछ समय से। अब कितने समय तक ये रहेगी स्थिति कहा नहीं जा सकता, और हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी ये स्थिति समाप्त हो। देखिए, धार्मिक कट्टरता समाज की दुश्मन है। आप धर्मपरायण हो, लेकिन आप धार्मिक रूप से कट्टर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कट्टरता असहिष्णुता लाती है। असहिष्णुता समाज में अशांति लाती है, और अशांति प्रगति को रोकती है, जन कल्याण को रोकती है, और अशांति मानवता विरोधी है। मानवता में सब आते हैं, हिंदू मुसलमान सभी आते हैं जो है। तो इसलिए मैं कट्टरता का विरोधी हूं, मैं धर्मपरायण हूं। मैं बिना पूजा किए, सुबह बिना स्नान के, बिना पूजा के खाना नहीं छूता हूं। लेकिन मेरी सक्रियता इस बात पर नहीं है कि दूसरा क्यों कर रहा है। मैं जब दूसरा अपने धर्म का पालन करता, मुझे उसकी भी खुशी होती है। मुझे उसमें अपने सर्वधर्म समभाव की सोच की जीत दिखाई देती है। मुझे उसमें वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारे सनातन का मंत्र है, महामंत्र है, वो दिखाई देता है, उसकी जीत दिखाई देती है। तो इसलिए मैं प्रारंभ से ही धार्मिक कट्टरता और संकीर्णता के विरोध में खड़ा रहा हूं, और आगे भी उसी रूप में खड़ा रहूंगा। और धार्मिक सौहार्द, सामाजिक सौहार्द समाज के लिए आवश्यक है। यदि हम एक दूसरे के साथ, आज कितना अच्छा लगा आपने मुझसे होली की बधाई ली, और ये आपकी टीवी की भी महानता होती यदि आप मुझसे रमजान की भी बधाई लेते लोगों से। तो ये जो भाजपा ने अंतर पैदा कर दिया है, जिस दिन ये अंतर समाप्त हो जाएगा, उस दिन जो है हम फिर से स्वाभाविक हिंदुस्तान हो जाएंगे, स्वाभाविक भारत हो जाएंगे, और वो स्वाभाविक भारत जो है फिर विश्वगुरु भी होगा और एक महाशक्ति भी बनेगा। और जिस समय तक हम बटे रहेंगे इसी तरीके से, वोट जरूर किसी एक पार्टी को मिल जाएंगे, लेकिन भारत महान नहीं बन पाएगा, भारत महाशक्ति नहीं बन पाएगा। यदि भारत को महाशक्ति बनना है तो आप अपने समाज के सभी हिस्सों को जोड़ करके चलना पड़ेगा ना। कुछ हिस्सों को पीछे छोड़ करके आप
कभी महान नहीं बन सकते, कभी महाशक्ति नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए भारत के हित में भी है कि हम सामाजिक समरसता की बात करें, हम धार्मिक सद्भाव की बात करें, हम सहिष्णुता की बात करें, हम कौमी भाईचारे की बात करें। रावत जी, यदि बात की जाए, आगे इस बात को बढ़ाया जाए, तो यदि कांग्रेस कुछ कहती है तो भाजपा का कोई नॉर्मल प्रतिक्रिया ही रहता है, लेकिन वहीं हरीश रावत यदि अपने सोशल मीडिया पर भी कुछ लिख देते हैं तो पूरी भाजपा में उथल पुथल मच जाता है। क्या भाजपा के लिए चैलेंज सिर्फ हरीश रावत है, क्या कांग्रेस नहीं है? ये आपका अपना विश्लेषण हो सकता है। मैं मानता हूं कि भाजपा मुझ में कांग्रेस देखती है, मुझको कांग्रेस के प्रतीक के रूप में देखती है। द्वेष उनका, राजनीतिक विद्वेष स्वाभाविक है, प्रतिद्वंदी उनकी कांग्रेस है, हरीश रावत थोड़ी है। हरीश रावत की क्या हैसियत है? मेरी हैसियत तो वहीं तक है ना जब तक मैं कांग्रेसमैन हूं। तो इसलिए वो मुझ में एक कांग्रेसमैन देखते हैं, एक गतिशील कांग्रेसमैन देखते हैं, इसलिए भाजपा मेरे बयानों से खलबली मस्ती होगी। अच्छी बात है, इससे आपके मुंह से ये सुनना मुझे अच्छा लगा। बात की जाए अब यदि विधानसभा की, तो हरीश रावत का कहना है कि उन्होंने विधानसभा गैरसैंण में बनाया, जहां पर भाजपा कहती है कि विधानसभा गैरसैंण में बनाने का काम उन्होंने ही किया था। इसको लेकर विवाद भी अभी चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल फिलहाल की यदि बात करें तो भाजपा के विधायक ने कहा कि गैरसैंण में जो विधानसभा भवन बनाया गया वो गलत स्थान पर बनाया गया है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैंने एक सलाह उनको दी थी कि जरा ये सही जगह पर बना है या गलत जगह पर बना है। ये उनकी पार्टी में दो महानुभाव कांग्रेस से भाजपा ने आयातित किए थे विशेष आग्रह के साथ, श्री सतपाल महाराज जी और श्री विजय बहुगुणा जी। वो उनसे पूछ ले, इस बात को जनता से कहने के बजाय उनसे पूछ ले कि भाई साहब ऐसा लग रहा है, अब बताइए तो क्या आपकी क्या राय है। और जो सतपाल महाराज और विजय बहुगुणा की राय होगी, कम से कम एक मामले में आज भी मैं उनसे सहमत हूं, जो राय वो देंगे, कह देंगे सही या गलत, मैं कहूंगा यार चलो यही होगा। रावत जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपकी दोस्ती भी अच्छी है, रहनी भी चाहिए। राजनीति में कोई किसी के दुश्मन भी नहीं होते और दोस्त भी नहीं होते, ऐसा कहा जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले कुछ दिनों पहले आपको चावल भी भेंट करे थे। चावल भेंट के बाद आपने कहा था कि इस चावल का मैं खिचड़ी बनाऊंगा और वृद्ध महिलाओं को खिलाऊंगा। तो क्या वो खिचड़ी बन करके वृद्ध महिलाओं को खिला दिया गया है या अभी आपके पास ही है? खिलाया ना मैंने, क्योंकि धामी सरकार जी ने वृद्ध महिला पोषण आहार योजना को समाप्त कर दिया था। हमने वृद्ध महिला पोषण आहार योजना प्रारंभ की थी, उन्होंने उनसे वृद्ध महिला पोषण आहार योजना छीन ली। तो मैंने कहा अच्छी बात है, यदि श्री धामी जी ने मुझको चावल भेजे हैं तो मैं उन चावलों को के साथ खुद जो है किसान की मेहनत और परिश्रम के चावलों को मिला करके वृद्ध महिला पोषण आहार की याद में वृद्ध लोगों को खिचड़ी खिलाऊंगा। तो मैंने जो है वो खिचड़ी खिलाई। रावत जी, आप पर एक आरोप भी लग रहा है। पहले आरोप की यदि बात करें तो आरोप यह है कि आप परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। यूं तो यह आरोप शुरू से ही कांग्रेस पर लगते आया है, लेकिन उत्तराखंड में यह आपके ऊपर आरोप लग रहा है। यदि देखा जाए तो आपकी बेटी विधायक हैं, आप अपने बेटे को लोकसभा चुनाव लड़ाए, इस बार भी आप अपने बेटे को आप विधानसभा चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं, हरिद्वार से भी चाह रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि आप कहीं परिवारवाद की राजनीति को, की प्रथा को आप आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? पहली बात यह है, राजनीति में आप आज के दिन, और ये हमेशा पहले भी रहा है, जब आप काम करते हैं, सामाजिक जुड़ाव रखना चाहते हैं, तो फिर परिवार का साथ चाहिए होता है। भाजपा को परिवारवाद जब कहते हैं मोदी जी आदि, वो अपने परिवार, अपने जुए नहीं देखती, न खटपल, और हमारे जुए खोजने चलते हैं।
विजयराजे सिंधिया जी उनके परिवार की एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, भाजपा परिवार की। और उनके परिवार का देखिए कितने लोग एक साथ राजनीति में थे। उनके पुत्र पौत्र भी आज है, और उनकी दोनों बेटियां और विजयराजे सिंधिया जी स्वयं। तो ये भाजपा ने कभी उस बात को नहीं कहा। राजनाथ सिंह जी, उनके पुत्र, अमित शाह जी, उनके पुत्र आज क्रिकेट एसोसिएशन के, बीसीसीआई का किसी को अध्यक्ष बना दो, मेरी समझ से वो केंद्र में मंत्री नहीं बनना चाहेगा, है? लेकिन जिनका क्रिकेट से कोई ज्ञान नहीं था वो बीसीसीआई के अध्यक्ष, क्या ये परिवारवाद नहीं है? पहले जसवंत सिंह जी थे, उनके पुत्र थे, और भी बहुत सारे लोग हैं भाजपा के अंदर जिनके परिवार जो है राजनीति में है। लेकिन हम उसमें परिवारवाद तब है जब आप किसी को नॉमिनेट करते। यदि राजनीतिक काम कर रहा है परिवार का सदस्य और वह अपने राजनीतिक काम के जरिए पुरस्कृत होता है किसी तरीके से, उसको कोई पद दिया जाता है या उसको कहीं चुनाव लड़ाया जाता है, तो वो परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद तब है जब यदि हरीश रावत का बेटा कोई है, केवल इसलिए वो कहीं से आ रहा है, कोई और काम में है, और मैं आते ही कहता हूं नहीं मेरा बेटा है, उसका क्वालिफिकेशन केवल मेरा बेटा होना है। यदि उसकी क्वालिफिकेशन सामाजिक कार्य करना भी है, राजनीतिक कार्यकर्ता भी है, तो फिर वो अपने राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर अपने हक को पाने का काम करता है। ये मोदी जी ने एक कंपैरिजन खींचने के लिए गांधी नेहरू परिवार के साथ इस बात को बहुत उछाला है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया में मुझे कोई दूसरा ऐसा परिवार बता दो, इसी भारत में बता दीजिए, जिसकी 3 पीढ़ियां एक साथ देश की आजादी के लिए जेल में बंद रहे हो, नैनी जेल के अंदर। मोतीलाल नेहरू जी, उनकी पत्नी जवाहरलाल नेहरू जी, कमला नेहरू जी और उनकी पोती इंदिरा गांधी। तो देश के लिए रहे, उस समय देश की आवश्यकता थी। और उसी तरीके से कोई दूसरा परिवार बता दो जिनके एक के बाद एक ने देश के लिए अपना बलिदान दिया हो। इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, और आज भी तो देश के लिए परिश्रम कर रहे हैं ना, परिश्रम के जरिए विश्वास अर्जित करने का काम कर रहे हैं ना। राहुल गांधी जी के बराबर परिश्रम कोई कर रहा है? आप मुझे राजनीति के परिवेश में देश की एक शख्सियत बता दो जो राहुल गांधी से ज्यादा मेहनत कर रहा हो। मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन वो भी मेहनत करने, परिश्रम करने के मामले में राहुल गांधी के बराबर नहीं टिक पा रहे हैं। वो जनता का विश्वास अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि मेरे पुत्र पुत्री निरंतर जनता के बीच में रह करके काम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो केवल इसलिए उनको वंचित कर दिया जाए किसी हक से कि वो हरीश रावत के पुत्र या पुत्री हैं, मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। अब रहा सवाल इस बात का, क्यों ये बात पैदा हो रही है कि हरीश रावत अपने पुत्र को यहां से या फलां को यहां से लड़ाना चाहते। अब आप यदि 2-3 क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां के लोग आपको कांग्रेस के लोग कहते दिखेंगे, जो कहेंगे यहां से यार वो या उनके परिवार को कोई लड़ता है तो जीत जाएगा। और ये वो सीटें हैं ज्यादातर जिन सीटों में कभी कांग्रेस जीती नहीं। मेरी बेटी वहां से जीती जहां 40 वर्षों से, मतलब राज्य बनने के पहले के वर्षों से भी कभी कांग्रेस जो है उस सीट से कभी नहीं जीती थी। मैं नहीं जीता उस सीट से, हरिद्वार ग्रामीण से। यदि मेरी बेटी ने परिश्रम करके कांग्रेस के लिए उस जीत को जीतने का काम कर दिया तो क्या उसको वंचित किया जाना चाहिए? आज भी आप हरिद्वार के अंदर किसी विधायक का 1-2 महीने का प्रोफाइल देख दीजिए। यदि अनुपमा रावत का प्रोफाइल
जन संघर्षों के साथ जुड़ाव के लिए, लोगों के बीच में जाने के लिए, संपर्क के लिए किसी से कम होगा। आज भी निरंतर वो कर रही है। मेरे बेटे आनंद रावत आज से लगभग 18-20 साल पहले युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, निर्वाचित अध्यक्ष थे, और तब से वो निरंतर प्रतीक्षा कर रहे काम कर रहे हैं। तो काम करते हुए आनंद रावत से कोई हर्ज नहीं है। यदि आनंद रावत कहीं से विधायक के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं तो उसमें परिवारवाद भाजपा को दिखाई देता है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। हम जहां उपयोगी होता है वहीं से, और कोई भी पार्टी केवल किसी को इसलिए टिकट नहीं देगी कि वो किसी का पुत्र है या पुत्री है। वो पार्टी के लिए उपयोगिता को तौलती है। कांग्रेस भी उपयोगिता को तौलेगी, और जब उनको लगेगा हाँ यहां से ये उपयुक्त है, ये हमारे लिए सीट को जीतने का काम कर सकता है, तो कांग्रेस पार्टी उसको टिकट देगी। और वो संयोग से यदि मेरा पुत्र है तो मेरा सौभाग्य है। अल्मोड़ा से भी आपका विशेष लगाव रहा है, आप वहां से भी राजनीति की, और कहा भी जाता है हरीश रावत का जितना जी की लोकप्रियता जितनी मैदानी क्षेत्रों में है उतनी पहाड़ी क्षेत्रों में भी है। तो आप अल्मोड़ा भी आप जा सकते हैं, लेकिन पूरी की राजनीति यदि देखी जाए तो हरिद्वार, देहरादून जनपद ही मिलता है। नहीं, मैं अल्मोड़ा से मेरा लगभग राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में 60 वर्ष का जितना कांग्रेस के साथ है उतना ही लंबा जो है राजनीति का सिलसिला जो है अल्मोड़ा के साथ भी है। और विक्या सेन रानी के वहां के मैं ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ। नहीं, वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, यदि मान लिया वहां मेरे पुत्र की या किसी की चर्चा होती है तो मैं उस चर्चा को केवल इसलिए रोक दूं, कहूँ नहीं होनी चाहिए कि मेरा पुत्र है, तो मेरा पुत्र होना डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। और ये भाजपा, और मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं यदि कि ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है आप अपने उन नेताओं के पुत्रों पर क्यों नहीं लागू कर रहे हैं जो लोग कभी भी उस प्रोफेशन में नहीं थे मगर केवल अपने पिता के बलबूते पर जो है आज बड़े बड़े पदों पर हासिल विराजमान है, जबकि उन्होंने कोई समाज की बात रूप में काम नहीं किया। और उनकी तुलना में जो है मेरे परिवार के किसी सदस्य को यदि वो सामाजिक जीवन में नहीं है, लंबे समय से राजनीतिक जीवन में नहीं है, उतने समय से राजनीतिक जीवन में नहीं है जितने समय से दूसरे क्लेमेंट हैं या दूसरे क्लेमेंटों से ज्यादा वजनदार नहीं सिद्ध है, तो मैं कभी भी सिफारिश नहीं करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा उसको टिकट दिया जाए जो कांग्रेस के लिए वहां से बेहतर लड़ सकता है। आपसे एक प्रश्न वरिष्ठ नेता के रूप में किया जा रहा है, यानी कि अभी यह प्रश्न ऐसे नहीं किया जा रहा है कि आप कांग्रेस से हैं या आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे। एक प्रश्न मेरा यह है कि अभी राजनीतिक गलियारे में एक चर्चाएं बहुत तेज से चल रही है बारबालाओं की, मुंबई में जो हुई थी, जिसमें भाजपा के भी लोग थे शामिल, कांग्रेस के भी लोग शामिल थे। तो आप दोनों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा कई नाम इसमें खुलकर सामने आ रहे हैं। मैं इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। और दुनिया में और भी बहुत सारे गम हैं ये बारबाला आदि किस्सों के। एक तरफ महिलाओं पर अत्याचार इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी लचर है कि दिन दहाड़े लोगों बच्चों की हत्या कर दी जा रही है, लड़कियों की हत्या कर दी जा रही है, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार का शिकार हो रही है, गांव के गांव पलायन से खाली हो रहे हैं, हमारे जंगली जानवरों, और कोई दिन ऐसा नहीं है जब जंगली जानवर भालू, गुलदार, हाथी आदि सुअर निरी लोगों नहीं मार दे रहे। और महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है लोगों के लिए। आज मुझसे कहा जा रहा था कि अरे यार आलू उबाल करके, और मैंने कहा क्यों? बोले नहीं, आलू सस्ते हो गए इस समय। मतलब आलू सस्ता होना लोगों को राहत दे रहा है।
क्योंकि महंगाई हर चीज में इतनी बढ़ गई है कि लोगों के लिए आज अपने घर चलाने के लिए सस्ती सब्जी खोजना आवश्यक हो जा रहा है, जबकि नॉर्मली जो है आजकल लोग जो है आलू खाने में जरा सा डरते हैं, क्योंकि आलू स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है कर माना जाता है। लेकिन तो ये महंगाई इतनी चरम पर है, विकास रुका पड़ा है, ये सारे सवालों में उत्तराखंड को इन पर बात करनी चाहिए, इन पर चर्चा होनी चाहिए, मगर बारबाला जो है छाई हुई है, भाजपा में भी छाई हुई है, कांग्रेस में भी छाई हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे उत्तराखंड के राजनीतिक परिवेश के में और कोई मुद्दा ही नहीं रह गया बारबालाओं के अलावा जो है। तो इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट करके उत्तराखंड के उन लोगों को जो पीड़ित है, शोषित है, जो परेशानी में है, जो जिनकी आशाएं महत्वाकांक्षाएं धूल दूषित हो रही है, उनके जख्मों पर नख्मा कि 2027 का जो चुनाव होना है, हरीश रावत मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी हैं, एक बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री रहते हुए एक सारा राजकाज जो चला था बहुत अच्छा था। क्या आप अपने आप को कहां पर आप अभी देख रहे हैं इसके विषय में? देखिए, पहली बात तो यह है, दावेदार, अब मैं आकांक्षी था पहले, लेकिन अब मैं भगवान की कृपा से, मेरे बुजुर्गों की कृपा से, मेरे कुल देवता की कृपा से और मेरे नेताओं की कृपा से और उत्तराखंड के लोगों की कृपा से मेरी जितनी लायक योग्यता थी, मैं उन सब पदों पर काम कर चुका हूं। अब मेरी आकांक्षा यह है कि कांग्रेस सत्ता में आए। मैं कांग्रेस को सत्ता में देखने का आकांक्षी हूं, और कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तय तो तब होगा ना जब जनता हमारी आकांक्षा की पूर्ति करेगी, हमको इतनी सीटें देगी कि हम सरकार बना सके। और जब सरकार बनाने लायक संख्या मिल जाएगी तो फिर हमारे नेतृत्व वो तय करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा। इसलिए इस प्रश्न पर मेरे दिमाग में कोई उलझन नहीं है, कोई उलझन नहीं है। एक व्यक्ति के रूप में मैं पार्टी के प्रति, लोगों के प्रति, सबके प्रति बहुत आभारी हूं कि मुझे जितनी भी मेरे लायक क्षमता थी वो क्षमता और प्रतिभा दिखाने का लोगों ने मुझे अवसर दिया है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मुख्यमंत्री पे रहते हुए कुछ काम आपसे छूट गया हो, उस काम को आप आगे मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरा कर सकते हैं? आप बहुत चतुराई से पूछना चाहते हैं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, यदि कोई काम छूटा ही नहीं है तो फिर इसका मतलब है मैंने कुछ किया ही नहीं है। जब आप करते हैं तो आकांक्षाएं बढ़ती, काम भी बढ़ते हैं। आप यदि 4 कदम जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ता और लंबा हो जाता है, मंजिल और बड़ी हो जाती है, माइलस्टोन और खिसकाना पड़ता है। तो हमने जहां तक हम लेकर के चल सके, जितना हमको अवसर मिला, हमने हमेशा माइलस्टोन आगे रखा है। हमने उसको और आगे के लिए नई आकांक्षाएं पैदा की हैं। तो जो आकांक्षी उत्तराखंड है उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत कुछ करने की जरूरत है। बल्कि एक हरीश रावत नहीं, कई हरीश रावतों की आवश्यकता है। हमारा राज्य जिस बुनियादी आकांक्षा के साथ बना, यदि हम उसके अनुरूप मॉडल दे पाते हैं इस राज्य को, तो हम देश की नहीं दुनिया में एक छोटी प्रशासनिक इकाई के रूप में बड़ा ही लोक कल्याणकारी राज्य हो सकते हैं। हम ऐसे राज्य हो सकते हैं जो पर्वतीय क्षेत्र हिमालयी राज्यों के लिए कहीं भी एक हिमालयी मॉडल हो सके। हम एक छोटी प्रशासनिक इकाई के रूप में एक मॉडल स्टेट हो सकते हैं। हम में बहुत क्षमताएं हैं इस राज्य के अंदर, तो रास्ता बहुत लंबा है। यहाँ के हर व्यक्ति के अंदर बहुत प्रतिभा है, उसको निखारने वाला चाहिए। प्रतिभा को पहचान करके, निखार करके उसको रास्ते पर लगा दिया जाए तो हम
छोटे राज्य होते हुए देश की बड़ी भारी सेवा कर सकते हैं, बड़ी भारी सेवा कर सकते हैं, बड़े उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसलिए उत्तराखंड के लिए बहुत लंबी मंजिल है और उस मंजिल के लिए मंजिल में उत्तराखंड को आगे ले जाने वाले नाविक भी मिलेंगे, उसके ले चलने वाले लोग भी मिलेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। रावत जी, एक प्रश्न, बस अंतिम प्रश्न। आप अक्सर जो पार्टी दिया करते थे वो रायता पार्टी भी दिया करते थे। बात करें यदि होली की, तो होली में भी कहा जाता है कि भाई सौहार्द का पर्व है, भाईचारे का पर्व है, सौहार्द का पर्व है। तो आपको क्या लग रहा है कि आपके बार बार रायता पार्टी देने से कितना भाजपा और कांग्रेस के बीच रायता फैलना बंद हो गया है और भाजपा और कांग्रेस के बीच भाईचारा हो गया है, क्योंकि होली भी है? क्या संदेश देंगे आप? पहली तो बात यह है, राजनीतिक दलों में सौहार्द बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र सौहार्द की ताकत से ही चलता है। और सौहार्द तब पैदा होता है जब आप में सहिष्णुता की भावना होती है, समावेशिता की भावना होती है, सबको साथ लेकर के चलने की भावना होती है। आप भाजपा के भी किसी नेता से पूछ दो, वो ये नहीं कहेगा हम समावेशी नहीं, वो ये नहीं कहेगा हम सहिष्णु नहीं। काम भले ही असहिष्णुता का करेंगे, काम भले ही बांटने का करेंगे, लेकिन कहेंगे हम सहिष्णु हैं, हम समावेशी हैं, क्योंकि समावेशिता ही जो है किसी पार्टी की या व्यक्ति की भव्यता को मनाने का काम करती है। समावेशी दृष्टिकोण ही राजनीति में बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दलों में भी सौहार्द हो, एक दूसरे को समझने का प्रयास किया जाए। हम कटुताएं केवल वहीं तक सीमित हों जहां तक वो एक आलोचना समालोचना के दायरे में। हम जब किसी की आलोचना करते हैं तो दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि हमारी आलोचना उनको सुधारने का काम करेगी। तो इसलिए कटुता से काम नहीं चलता। राजनीतिक दलों में भी आपने मुख्यमंत्री जी के चावलों का जिक्र किया। मुझे एक बात अच्छी लगी कि वो सबके पास जाते। यदि इस पार्टी के एक एक्स चीफ मिनिस्टर के नाते यदि चीफ मिनिस्टर मेरे पास आएंगे तो मैं क्या कहूँगा, मैं शुभकामनाएं तो दूंगा, क्योंकि वो शुभकामना देना मेरे लिए इसलिए आवश्यक हो जाएगा क्योंकि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। यदि मैं मुख्यमंत्री को शुभकामना दूंगा तो राज्य को शुभकामनाएं दूंगा ना। हाँ, उससे राज्य के अंदर यदि सहिष्णुता का वातावरण बनता है, राजनीतिक समझदारी बढ़ती है आपस में, तो वो एक अच्छी बात है और उसको बढ़ाना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। मैं जब मुख्यमंत्री था तो हमेशा विधानसभा सत्र से पहले मैं लीडर अपोजिशन के घर जाता था गुलदस्ता लेकर के, और उनके पार्टी के अध्यक्ष के घर जाता था और स्पीकर के घर जाता था, क्योंकि वो आवश्यक है। आप नहीं करेंगे तो। और उसी तरीके से एक्स चीफ मिनिस्टर्स के पास जाता था। होली के दिन मैं राजनीतिक दलों के लोगों के पास जाता था, राजनीतिक दल के जो प्रमुख लोग हैं जो है। तो ये बातें हमको, इनसे संदेश जाता है, तो वो संदेश जाना चाहिए। तो हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हम राज्य के अंदर प्रतिद्वंदी हों, बिल्कुल खट्टर प्रतिद्वंदी हों, मगर हम धार्मिक रूप से कट्टर ना हो, हम जातीय रूप से कट्टर ना हो, हम धार्मिक रूप से सहिष्णु हों, अपने धर्म का दृढ़ता से पालन करें, लेकिन दूसरा भी अपने धर्म का पालन कर रहा है तो उसके लिए उसकी हम प्रशंसा करने का काम करें। मैं भाजपा ने इस देश की एक बड़ा नुकसान किया है, ये तुष्टीकरण कह करके। तुष्टीकरण का क्या अर्थ है भाई?
तुष्टिकरण तो तब है जब आप जो है किसी की अनावश्यक मांग को, किसी की कानून सम्मत जो उनका अधिकार नहीं है, संविधान सम्मत अधिकार नहीं है, वो उस मांग को पूरा करने के लिए आप कोई कदम उठाते हैं तो तुष्टिकरण है। यदि आप अपने नागरिक का, अपने नागरिकों के एक समूह के किसी जायज मांग का, किसी न्याय संगत मांग का, किसी संविधान सम्मत मांग का समर्थन करते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं, तो इसमें तुष्टिकरण क्या है भैया? आप अपने नागरिकों की तो सेवा कर रहे हैं। तो ये भाजपा ने हमेशा बांटने की बात करी। इनके जो पूर्वज थे उस समय देश में जब अंग्रेजों से लड़ा जा रहा था तो ये अंग्रेजों के पीछे खड़े थे। जब देश आजाद हुआ, अंबेडकर देश का संविधान बना रहे थे, ये अंबेडकर की पुतला जलाने का काम कर रहे थे। जब हमारे देश के अंदर सामाजिक न्याय लाने की बात कही गई तो ये जाति विद्वेष खड़ा करने का काम कर रहे थे। और आज वही जाति विद्वेष की ताकतें धार्मिक विद्वेष पैदा करने का काम कर रही हैं। तो ये विद्वेष जो है, विद्वेष की जड़ में ये भाजपा के लोग हमेशा तुष्टिकरण का पानी डालने का काम करते हैं। तो ये विद्वेष को बढ़ाने के लिए तुष्टिकरण कहते हैं भाजपा। तो ये इन्होंने हमारे देश का और हमारे समाज का सबसे बड़ा अनहित किया है। तो हमारे साथ थे सूबे के पूर्व मुखिया हरीश रावत। हरीश रावत ने बेबाक अंदाज से कहा, सबसे पहले उन्होंने होली की भी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए यह कहा कि सभी राजनीतिक दलों को आपसी भाईचारे को रखना चाहिए। जरूर विद्रोह होनी चाहिए, लेकिन वह विद्रोह सामाजिक स्तर पर नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक स्तर पर होनी चाहिए। आगे उन्होंने यह भी कहा, मुख्यमंत्री बनने के प्रश्न पर उन्होंने बेबाक अंदाज में कहा कि प्रदेश का मुखिया जिसे भी कांग्रेस घोषित करेगी, जब कांग्रेस को जीत मिलती है तो उसे ही प्रदेश का, जिसे कांग्रेस घोषित करेगी उसे ही मुखिया बनाया जाएगा। अब देखना यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता जनार्दन किसके सिर पर ताज रखती है। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी देहरादून।